नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक नए वर्टिकल में करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको आपके सामने दिख रहा होगा, यूएपीए। यूएपीए क्या है मामला? अभी हाल ही में एक मामला उठा है और वो मामला है अरुंधति रॉय पर लगा यूएपीए। अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत केस किया गया है, ठीक है। और ये केस किया गया तो क्या मामला है, क्या यूएपीए होता है, इन सब चीजों को हम आज की क्लास में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और करंट का टॉपिक है। अरुंधति रॉय एक बहुत ही जानी मानी पहचानी लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं और इस केस को जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब ने लेखिका अरुंधति रॉय और एक और प्रोफेसर है कश्मीर के मिस्टर शेख शौकत हुसैन, इनके खिलाफ 2010 का एक मामला है। 2010 का मामला है यानी कि ठीक 14 साल बाद। कितने साल बाद? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये केस 14 साल बाद आया है। 14 साल बाद 14 साल बाद 2010 की एक एफआईआर है और उसमें यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है राज्यपाल वीके सक्सेना जी ने। आरोप किन पर क्या है? इन पर आरोप था इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। पूरा मामला जानते हैं। पूरा मामला है कश्मीर पर दिए गए भाषण से जुड़ा। दिल्ली के, अब कश्मीर में एक भाषण दिया हुआ था दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में। दिल्ली में एक ऑडिटोरियम है एलटीजी, वहां पर आबादी द ओनली वे नामक एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आबादी द ओनली वे, क्या कॉन्फ्रेंस का नाम था बेटा? कॉन्फ्रेंस चल रही थी आबादी द आबादी द आबादी द ओनली वे आबादी द ओनली वे नामक कॉन्फ्रेंस में के बैनर तले कश्मीर को भारत से अलग करने पर प्रचार किया। जो इनका भाषण था, वो भाषण क्या था? वो बयान था इनका कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। अरुंधति रॉय ने कहा कि कश्मीर भारत का कभी भी हिस्सा था ही नहीं। इन्होंने कहा उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरदस्ती जबरन कब्जा करके रखा है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, उस पर जबरदस्ती भारत के सशस्त्र बलों ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। तो ये बयान था इनका 2010 में, जो इन्होंने दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में दिया था। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी आबादी द ओनली वे पे, ठीक है। उसमें इन्होंने ये भाषण दिया। तो ये था इनका मामला और इस मामले को 14 साल बाद दोबारा से ओपन किया गया और इस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई, मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएपीए क्या है और भी चीजों के बारे में जानते हैं। तो बेटा, इसमें प्रमुख बिंदु, यानी कि जब ये हुआ था, यानी कि जब ये भाषण दिया गया था, तब ये एफआईआर लिखी गई। इसके बाद पिछले वर्ष दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी मामले में रॉय और हुसैन साहब पर आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी और 505 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। 153 ए, 153 बी और 505 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी। लेकिन 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 एक और आईपीसी में क्लॉज है। वो क्लॉज ये कहता है कि एक निश्चित समय के बाद ऐसे मामलों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो अब पहले हम जानते हैं 153 ए क्या है। जब वो क्लॉज कहता है ना कि निश्चित समय के बाद इन मामलों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए अब इसको दोबारा से यूएपीए में कन्वर्ट किया गया। 153 ए क्या कहता है? 153 ए कहता है धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर। यानी कि कितने आधार है? धर्म, आधार कौन कौन से बेटा? धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों में अगर वैमनस्यता बढ़ाना और सद्भाव के खिलाफ, यानी कि सद्भाव को कम करने के लिए कोई बयानबाजी की जाती है, कोई भी कार्य किया जाता है, तो 153 ए की धारा लगती है। 153 ए की धारा कब लगती है? जब धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर समुदाय में वैमनस्यता, ठीक है, और सद्भाव को कम करने का प्रयास किया जाता है, तो क्या लगाई जाती है? 153 ए, सेक्शन 153 ए आईपीसी। आईपीसी 153 बी क्या कहता है?
राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने, यानी कि नेशनल यूनिटी जो है अगर उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, नेशनल यूनिटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो 153 बी के तहत मुकदमा लिखा जाता है। और धारा 505 लगाई जाती है जानबूझकर शांति भंग करने के मामले में। ठीक है, तो इन प्रावधानों में जो प्रावधान थे इनमें अधिकतम जो सजा थी वो 3 साल की सजा का प्रावधान था। मैक्सिमम कितने साल की सजा का प्रावधान था? अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान। लेकिन 2010 की एफआईआर में, अब लेकिन क्या है, 2010 की एफआईआर जो थी आईपीसी का क्लॉज कहता है कि भैया इन मामलों में आप बहुत लंबे समय के बाद मुकदमा रीओपन नहीं कर सकते, मुकदमा दायर नहीं कर सकते, केस नहीं चला सकते। तो इसमें एक और क्लॉज था 2010 में जब एफआईआर कराई गई थी तो उसमें आईपीसी की धारा 124 ए भी शामिल थी जो देशद्रोह के लिए 124 ए भी शामिल थी। लेकिन अगर सरकार चाहती, अगर राज्यपाल चाहते तो आईपीसी की धारा 124 के तहत उन पर मुकदमा चलाया जा सकता। लेकिन उन्होंने इस पर मुकदमा ना चलाकर इनको यूएपीए के अंदर डाला। और यूएपीए की धारा 13 कहती है कि धारा 13 क्या कहती है, किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत करने, उसे बढ़ावा देने या भड़काने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा से संबंधित है यूएपीए की धारा 13। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा का प्रावधान है? 7 साल। तो यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा हो गया है। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि आईपीसी के जो सेक्शन थे 153 ए बी और 505 वो बहुत लंबे समय बाद इन पर लगाए गए। पिछले साल अक्टूबर में ये काम हुआ था, इसको अब इन्होंने यूएपीए में कन्वर्ट कर दिया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब ने अब अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। तो यूएपीए क्या है? यूएपीए के बारे में जानते हैं। तो यूएपीए क्या है? तो यूएपीए की फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। और यह एक्ट आया था 1967 1967 में इस एक्ट को लाया गया था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लागू कब हुआ? 1967। इस कानून की सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? ये कानून नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पूरे देश में जहां तक भारत की सीमाएं लगती हैं वहां तक यूएपीए के तहत जितने भी दर्ज मामले हैं उनकी जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है, चाहे कितना भी समय निकल गया। यानी कि क्या देता है? ये एनटीए को ये छूट देता है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को ये छूट देता है कि वो देश भर में जितने भी यूएपीए के मामले हैं उन पर जांच करें और मुकदमा चला सकते। इस यूएपीए कानून में अधिकतम जो सजा है वो सजा है मृत्युदंड और आजीवन कारावास। और इसमें कृत्य है आतंकवादी कृत्य। इसमें क्या कृत्य माने जाते हैं कि कौन से कृत्य हैं? आतंकवादी कृत्य हैं। और इनके लिए अधिकतम सजा क्या है? मृत्युदंड, दंड और आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान। दूसरी बात, इस कानून में क्या है, ये कानून क्यों कठोर हो जाता है? इसमें है संदिग्धों जिन पर शक है, उन्होंने अपराध नहीं किया है, उन पर शक है, संदिग्धों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी आरोप के, यानी कि उनके ऊपर सिर्फ शक है, बिना किसी आरोप के, बिना ट्रायल के 180 दिनों तक रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है। यानी कि उनको क्या ना दें? जमानत ना दें, और बिना किसी कारण के उनको 180 दिनों तक बंद रखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे की बात, यूएपीए के तहत आतंकवादी कौन है? यूएपीए आतंकवादी किसको मानता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आतंकवादी की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो धारा 15 यूएपीए की धारा 15 सेक्शन 15 के अनुसार भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की आशंका के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की आशंका के इरादे से की गई गतिविधियां आतंकवादी हरकत है। यानी कि आप कोई भी डायरेक्टली ऐसा काम करते हो जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न पैदा होता है, देश की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है, देश की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो आपके ऊपर यूएपीए के तहत आतंकवादी आपको मान लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही इसने इन्होंने क्या कहा, जैसे कि इनमें एक और शब्द है आर्थिक सुरक्षा, यानी कि आप ब्लैक मनी, पैसे का हेराफेरी करते हैं तो भी आपको इसमें आतंकवादी माना जा सकता है।
ठीक है बेटा। तो आतंकवादी हरकत किसे माना गया है? आतंकवादी हरकत माना गया है भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की आशंका के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में, चाहे जनता हो चाहे वर्ग हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की आशंका के इरादे से की गई गतिविधि आतंकवादी हरकत कहलाती है। आतंकवादी, इनको क्या कहा जाता है? आतंकवादी, यूएपीए के तहत। चलिए आगे जाते हैं। गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम, यानी कि इसमें एक संशोधन हुआ है 2019 में। वो संशोधन क्या कहता है और वो क्या अधिकार देता है सरकारों को? वो कहता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है, यानी कि किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी कैसे कह सकती है और किसी संगठन को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या शर्तें हैं? इसके लिए शर्तें हैं, ये शर्त है आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। अगर सरकार को लगता है कि वो किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, और आतंकवादी गतिविधि क्या है? चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, चाहे राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, या आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, अभी उसने अंजाम नहीं दिया है, या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि किसी भी माध्यम से वो कुछ ऐसा कर रहा है। जैसे अब इन्होंने जो किया, अरुंधति राय का जो स्टेटमेंट था वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए था, एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए था, यूनिटी और इंटीग्रिटी पर प्रभाव डालने के लिए था, भारत की संप्रभुता पर प्रभाव डाल रहा था, ऐसा मानना है। तभी इन पर यूएपीए का मुकदमा दायर किया गया, यानी कि इन पर अब यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा। उदाहरण स्वरूप जम्मू एंड कश्मीर के गजनवी फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर के गजनवी फोर्स, यानी कि इसका नाम क्या है? JKGF, जम्मू एंड कश्मीर के गजनवी फोर्स, और खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। यानी कि दो संगठन है जो उदाहरण मैंने रखा है, एक जम्मू एंड कश्मीर का JKGF है और खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अब बात आती है कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, क्या चुनौतियां हैं? तो पहली चुनौती ये है कि ये मौलिक अधिकारों में कटौती करता है, यानी कि क्या करता है? ये मौलिक फंडामेंटल राइट्स को काटता है। कैसे काटता है? किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक जांच के आतंकवादी घोषित कर देना, जबकि आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको भैया आपको पूरा क्या मिलेगा? राइट टू इक्वलिटी क्या कहती है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान रखा जाएगा और विधि के समक्ष उसको समानता होगी, यानी कि लॉ सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लॉ से ऊपर, यानी कि बिना न्यायिक जांच के हमने उसको क्या घोषित कर दिया? अपराधी घोषित। बिना जांच के हमने उसको क्या घोषित कर दिया? अपराधी। तो अपराधी घोषित कर दिया, तो जैसे मैंने भी बताया ना, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को ये उल्लंघन करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालता है, और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। ये तीनों ही अधिकारों को, यानी कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है यहाँ से आर्टिकल 19। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कुछ बोला जाए तो वो सरकार के खिलाफ ना हो, ऐसा ये बनाता है यूएपीए। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? रोकता है, उसका उल्लंघन करता है। और आर्टिकल 14 का तो मैंने अभी आपको बताया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसके लिए एक वाद आया था, और वाद था बेटा सजल अवस्थी बनाम भारत संघ मामला। सजल अवस्थी बनाम भारत संघ मामला, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि किसी को आतंकवादी वर्गीकृत करने का कोई विस्तृत आधार नहीं है। यानी कि इन्होंने ये कह दिया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा, लेकिन इसके मायने तो बहुत बड़े हैं, इसके मायने तो बहुत बड़े। यानी कि अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ भी अगर बोल रहे हैं तो उसको भी आतंकवादी कह दिया जाएगा क्या? सही मायने में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, सरकार विरोधी, तो इसके मायने तो बहुत बड़े हैं। तो इसमें आपने क्रिस्टल क्लियर नहीं किया, कुछ साफ नहीं किया, तो ये इसकी चुनौतियां हैं यूएपीए की। ठीक है, दूसरी बात, अस्पष्ट परिभाषा है इसकी। यूएपीए में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा, मैंने भी जिस बात को बोल रहा हूं वही वाली लाइन है। यूएपीए में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा जैसे शब्दों के उपयोग के साथ अस्पष्ट है कि इनका उपयोग कितना है, कहां तक है। यानी कि दो पक्षों में अगर लड़ाई हो जाए तो क्या उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न मान लिया जाएगा?
तो क्या उन पर यूएपीए के तहत आतंकवादी कहकर मुकदमा लगाया जाएगा? अगर दो पक्षों में आपस में युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, और वो कहीं पब्लिक प्लेस में ही होगी, पब्लिक प्लेस में हो जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न कहकर उनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा? ये प्रश्न विचारणीय है। ठीक है, तो ये परिभाषा अस्पष्ट है, यह स्पष्ट नहीं है कि कहां तक, इसकी सीमाएं क्या है। अगली बात, इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है? यूएपीए को चरम और असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, यानी कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो, जब कुछ ना बचे तब हम यूएपीए की तरफ जाएं, इसलिए इसको बनाया गया था। लेकिन इसका प्रयोग क्या हो रहा है? इसका प्रयोग असहमति को दबाने के लिए हो रहा है। इसका प्रयोग नियमित रूप से किस बात के लिए हो रहा है? कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ, जो चीजों के अगेंस्ट हुआ, जिसने अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया, उनको दबाने के लिए इसका लगातार नियमित रूप से प्रयोग होता आ रहा है। ठीक है, ये इसका दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का। इसका मैं नहीं कह रहा, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जो अपराधों के रिकॉर्ड के डाटा को देता है, उसने 2019 के आंकड़े को बताया और उसमें बताया कि 2019 में यूएपीए के तहत 1226 मामले दर्ज किए। कितने? 1226 मामले दर्ज किए गए, जो 2016 की तुलना में 33% अधिक है। 2016 की तुलना में 33% अधिक है। तो ये सीधा सीधा इस बात को दर्शाता है कि ये किसके लिए उपयोग में आ रहा है? असहमति को दबाने के लिए, कि जो अगेंस्ट होगा गवर्नमेंट के, जो अगेंस्ट होगा सरकारों के, उसके ऊपर यूएपीए के तहत आतंकवादी कार्रवाई कर दी जाए। ठीक है, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात है उदाहरण स्वरूप इसका उदाहरण भी दे रहा हूं। ऐसा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे के खिलाफ, दिल्ली पुलिस ने एक मसौदा आया था गवर्नमेंट का, वो था पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020। उसके खिलाफ कुछ गैर सरकारी संगठन, जिनको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, वो गैर सरकारी संगठन क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो क्या किया? उनकी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया यूएपीए के तहत, यानी कि उन वेबसाइटों को आतंकवादी वेबसाइट कह दिया और उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? यूएपीए का प्रयोग किया गया। बस उन्होंने क्या किया कि जो आपने आकलन किया है वो आकलन सही नहीं है, उसका विरोध कर रहे थे वो, तो बस कि आपने जो डाटा दिया है वो डाटा सही नहीं है। मात्र इतनी सी बात पर, इस बात पर उनके वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया। ठीक है, दूसरी बात, इसका मैं दुरुपयोग बता रहा हूं, इसकी कमियां बता रहा हूं। निर्दोष साबित होने तक व्यक्ति क्या है? दोषी है। उसको आप क्या करेंगे? आतंकवादी कहकर ट्रीट करेंगे, वो आतंकवादी की तरह आप उसके साथ बिहेव करेंगे। यूएपीए यही तो कह रहा है कि उसके साथ आप कैसा बिहेव करेंगे? आतंकवादी की तरह बिहेव। तो निर्दोष साबित होने तक वो दोषी, जबकि आपके संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भैया व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं, जब तक दोषी नहीं, तब तक कि उस पर अपराध सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो आरोपी मात्र हो सकता है। लेकिन यहां तो निर्दोष साबित होने तक वो क्या है? अपराधी है, दोषी है, आतंकवादी। दूसरी बात, किसी परीक्षण या न्यायिक जांच के अभाव में भी कानून किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है। यानी कि यहाँ पर क्या है? अगर परीक्षण का अभाव है, न्यायिक जांच नहीं हो पा रही है, तो ये कानून ये कहता है कि आप उसे आतंकवादी मान लें। आप उसे क्या मान लें? आतंकवादी मान लें। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये था आपका यूएपीए। तो अरुंधति रॉय को 2010 में उन्होंने एक भाषण दिया था। वो भाषण था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसे सशस्त्र बलों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, और इस भाषण के ऊपर यूएपीए के तहत उन पर अब मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मिल गई है, मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। तो ये था करंट का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आप यूएपीए को ध्यान से देखें, यूएपीए के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। साथ ही अरुंधति राय का केस क्या है वो भी मैंने आपको बताया है, उपराज्यपाल के बारे में भी बताया मैंने, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।